कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, हिंदी व्याकरण के इस 10वें अभ्यास प्रश्न पत्र में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए व्याकरण के सभी पक्षों से प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में एक के बाद एक कुल 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपने 50 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किस वाक्यांश के लिए शब्द वर्णातीत प्रयुक्त होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, वर्णन से परे, जिसका वर्णन करना आवश्यक हो, जिसका वर्णन करना अनावश्यक हो। तो वर्णातीत एक शब्द दिया है और उसका वाक्यांश बनेगा वो 2 नंबर वाला विकल्प होगा, वर्णन से परे, और 2 नंबर विकल्प ही प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर अनेकार्थक शब्द अनंत का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता है। तो अनंत एक शब्द दे रखा है और उसका अनेकार्थक शब्द जो नहीं है वो बताना है। कपड़ा, आकाश, शेषनाग और विष्णु, तो इसमें जो कपड़ा है वो अनंत के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर। फिर तीसरे में है घर में ही बैठे रहना अर्थ को देने वाला मुहावरा है। अंडे सेकना, अंगूठा दिखा देना, आग लगने पर कुआं खोदना और हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो इसमें घर में ही बैठे रहना, इसका जो मुहावरा बनेगा वो 1 नंबर वाला विकल्प है वो सही बनेगा। अंडे सेकना, इसका अर्थ होता है घर में ही बैठे ही रहना, जबकि 2 नंबर विकल्प में अंगूठा दिखा देना, मना कर देना, आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर उपाय खोजना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, कोई काम न करना, इनके अर्थ होंगे। फिर 4 नंबर में कथा और कंथा का अर्थ है कहानी, गुदड़ी, उपन्यास, थकावा, कहानी, पत्नी, गुदड़ी व थकावा। तो जो कथा और कंथा है उसका जो अर्थ है वो 1 नंबर विकल्प है उसमें सही दिया हुआ है। कथा का अर्थ है कहानी और जो कंथा है उसका अर्थ है गुदड़ी, तो 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 5 में असंगत विलोम युग्म है सल्लज, निर्लज, सरस, नीरस, रोगी, निरोगी, नत, उन्नत। तो विलोम युग्म है वो इनमें से सल्लज निर्लज है ये सही है, नीरस सरस ये भी सही है और रोगी निरोगी ये भी सही है और नत उन्नत है ये भी सही है। तो साथियों आपको ये प्रश्न है ये डिलीट हो गया है, तो आपको ये अपना प्रश्न है वो सही मानना है। फिर 6 नंबर के सवाल में कलंकित में प्रत्यय है तय, इत, बड़ी ई और तय और कित। तो कलंकित शब्द है उसमें जो प्रत्यय है वो होगा 2 नंबर विकल्प वाला इत प्रत्यय, कलंक प्लस इत से कलंकित बना है। फिर 7 में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। किसी को गाली देना ठीक नहीं है, वह सदैव सही समय पर आता है, पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी, वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो 4 नंबर विकल्प वाला है कि वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है, तो ये इसमें गलत है। इसका जो सही वाक्य बनेगा वह पिछले महीने बार बार जयपुर गया था, तो इसमें ये वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ये 4 नंबर जो विकल्प है ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 8 में किस विकल्प में गार प्रत्यय प्रयुक्त शब्द नहीं है। कारागार, मददगार, यादगार और गुनहगार। तो गार प्रत्यय है वो किस में नहीं है, तो इसमें मददगार में मदद प्लस गार से बना इसमें तो है, गुनह प्लस गार इसमें भी है, गुनह प्लस गार हो जाएगा, और याद प्लस गार से यादगार बना है। लेकिन जो कारागार है इसमें कारा प्लस आगार से बना है ये शब्द, आगार, तो इससे बना है, तो इसमें गार प्रत्यय नहीं है। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। विदुर, व्याकरण, व्युत्पत्ति और विभा। तो इसमें वी उपसर्ग जिसमें नहीं है वो बताना है। तो इसमें वी प्लस आकरण, व्याकरण में तो है, विभा में वी प्लस भा है वो बनेगा, प्रकाश से संबंधित है। व्युत्पत्ति वी प्लस उत्पत्ति इसमें भी है, लेकिन विदुर है इसमें जो वी उपसर्ग नहीं है। 1 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर के सवाल में ऐसा रोग जो शून्य मात्र से फैलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। संक्रामक रोग, असाध्य रोग, घातक रोग और चरम रोग। तो ऐसा रोग जो शून्य मात्र से फैलता हो तो उसके लिए एक शब्द है वो बनेगा संक्रामक रोग। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर आगे 11 नंबर के सवाल में अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है। द्विज एक शब्द दिया और उसके अनेकार्थक पूछे हैं इनमें से कि कौन सा अनेकार्थक शब्द इनमें से दिए गए विकल्पों में से नहीं है। दांत, हाथ, पक्षी और चंद्रमा। तो जो 2 नंबर विकल्प है वो हाथ है, वो द्विज का अनेकार्थक शब्द है वो नहीं है। 12 में
किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें सभी शब्द जो पर्यायवाची कौन से हैं? पावक, अनिल, दसन, रदन, प्रस्तर, उत्पल, भुजंग, पन्नागारी। तो इसमें जो पर्यायवाची शब्द हैं वो 2 नंबर विकल्प में है। दसन और रदन है, ये दांत को कहते हैं, ये दांत के पर्यायवाची हैं, तो 2 नंबर विकल्प तो प्रश्न का उत्तर हो गया। और हम उसके बाद में बाकी के एक एक विकल्प को देखते हैं कि इनमें से क्या किन किन के पर्यायवाची है। पावक पर्यायवाची है, ये आग का है। और जो अनिल पर्यायवाची है, ये हवा का है। प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची है। और उत्पल है, ये कमल का पर्यायवाची है। भुजंग है, वो सांप का पर्यायवाची है। जबकि जो पन्नागारी है, ये गरुड़ का पर्यायवाची है। गरुड़ जो पक्षी होता है उसका पर्यायवाची है। पन्नागारी है, वो पनंग शब्द है, वो सांप को कहते हैं। लेकिन पन्नागारी है कि सांपों का जो दुश्मन होता है वो गरुड़ को कहा जाता है, इसीलिए ये शब्द है ये गरुड़ के रूप में आरूढ़ है। तो इसके लिए पन्नागारी शब्द है वो गरुड़ को कहा जाता है, ना कि सांप को। फिर 13 में प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। एक शब्द दिया अंग्रेजी का प्रोबेशन और उसका हिंदी में अर्थ बताना है। कार्यवाही, प्रक्रिया, परीक्षा और परिवीक्षा। तो प्रोबेशन है वो उसका अर्थ होता है परिवीक्षा, जबकि कार्यवाही है वो एक्शन से संबंधित है और प्रक्रिया है वो प्रोसेस से संबंधित है और एग्जाम से संबंधित परीक्षा है। फिर 14 नंबर के सवाल में निम्न में से असंगत प्रत्यय को छांटिए। इसमें असंगत जो प्रत्यय है वो बताना है कि असंगत प्रत्यय इनमें से कौन सा है। वासुदेव, राघव और मानव, इसमें ए प्रत्यय बताया है। और दाशरथी, वाल्मीकि और सौमित्री, इसमें ई प्रत्यय। और कौनते, गांगे और भागिनेय में ए प्रत्यय। और देवरानी, सेठानी, नौकरानी और मोरनी में आनी प्रत्यय लिखा है। तो इसमें असंगत प्रत्यय है वो 4 नंबर विकल्प में नहीं है। देवर प्लस आनी इसमें तो है। सेठानी, सेठ प्लस आनी इसमें भी है। नौकर प्लस आनी इसमें भी नौकरानी है। लेकिन जो ये अंत में जो लिखा हुआ है मोरनी, इसमें सिर्फ नी प्रत्यय है, इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो सही नहीं है। बाकी देखना जैसे ऊपर के विकल्प हैं, वासुदेव में वसुदेव प्लस ए हो जाएगा, राघव में रघु प्लस ए हो जाएगा और मानव में मनु प्लस ए हो जाएगा। दशरथी में दशरथ प्लस ई, वाल्मीकि में वल्मीक प्लस ई और सौमित्र में सौमित्र प्लस ई हो जाएगा। कौनते में कुंती प्लस ए हो जाएगा, गांगे में गंगा प्लस ए और भागिने में भगिनी प्लस ए हो जाएगा। तो साथियों देखना इस तरह से करीब करीब 12-13 जो प्रत्यय शब्द हैं उनमें प्रत्यय रूपी शब्द बन रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये साबित सही हों आपके लिए। फिर 15 में निम्न में से गलत संधि विच्छेद है। उद्यान में उत प्लस यान, अब्ज में अप प्लस जय, विद्वन मंडली में विद्वन प्लस मंडली और संस्कार में सम प्लस कार। तो इसमें जो गलत संधि विच्छेद है वो उत प्लस यान उद्यान में सही है, अप प्लस जय इसमें भी अब्ज सही बना है और संस्कार में भी सम प्लस कार है, ये संस्कार बना है, ये भी सही है। लेकिन जो विद्वन मंडली है इसमें विद्वन नहीं होकर वि द्वय तय, तय के नीचे हलंत प्लस मंडली बनेगा, तब ये सही होता। इसके बाद में 16 नंबर के सवाल में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है उसको बताना है। न्योछावर, त्योहार, हरिण और अक्षुण। तो इसमें न्योछावर सही है, हरिण भी सही लिखा है, अक्षुण भी सही लिखा है, लेकिन त्योहार गलत लिखा है। त्योहार शब्द है त्योहार, सिर्फ एक ही मात्रा आएगी ये पर, तब ये शुद्ध माना जाएगा। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। फिर 17 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य किसमें है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, प्रशांत बहुत सज्जन है, ये कैसे संभव हो सकता है। इसमें अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है ये सही है, सप्रमाण उत्तर दीजिए ये भी सही है और प्रशांत बहुत सज्जन है, ये तीनों शब्द सही शुद्ध है। इसमें ये जो शब्द ये जो अंतिम विकल्प है ये इसमें गलत लिखा हुआ है कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसमें हो सकता है वो ये बीच में नहीं आएगा, ये कैसे संभव है, अगर ऐसा लिखा होता तो ये सही शुद्ध माना जाता। तो 4 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर। फिर 18 में निम्नलिखित में से किसमें विलोम शब्द का युग्म अशुद्ध है। कृपा, कोप, जंगम, स्थावर, उन्मिलन, विमिलन और कोमल, कठोर। तो अशुद्ध जो युग्म है वो बताना है विलोम शब्दों का। तो कृपा से कोप बना ये सही है, जंगम का स्थावर ये भी सही है और कोमल और कठोर है
ये भी सही है, लेकिन उन्मिलन और निमिलन है ये इसमें गलत लिखा हुआ है। उन्मिलन का जो विमिलन लिखा हुआ है उसकी जगह है निमिलन होगा, तब ये सही लय है ये, तो तब ये सही माना जाता। तो इसलिए 3 नंबर विकल्प में ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो 4 विलोम शब्द हैं वो आपके तैयार हुए हैं। फिर आगे देखना, खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे उक्त कहावत के समानार्थी अन्य कहावत है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतरवाती है, कुम्हारी पर वश न चले तो गधे के कान खींचता है, और गंजे के मन सदा कोए का भय, और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे है, इसका जो समानार्थी अर्थ है कि अपना वश जो दूसरों पर न चलना, तो इसका इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो ठीक है, इसी लोकोक्ति का समान अर्थ देने वाला जो कहावत है वो होगी कि कुम्हार का कुम्हारी पर वश न चले तो गधे के कान खींचता है। ये 2 नंबर जो विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 में निम्न में से कौन सा शब्द मुद्रिका का पर्यायवाची नहीं है? सकट, छल्ला, मुंदरी, अंगूठी। तो इसमें जो छल्ला, मुंदरी और अंगूठी है ये तो मुद्रिका के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सकट है ये गाड़ी का पर्यायवाची है। 1 नंबर जो शब्द है वो गाड़ी से संबंधित पर्यायवाची है। तो 1 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 21 में तद्धित प्रत्यय निम्न में से किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं। तो उक्त सभी के साथ में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये 4 नंबर जो विकल्प होगा। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 टाइप के प्रत्यय होते हैं। जो कृत प्रत्यय हैं वो धातुओं के साथ में जुड़कर शब्द बनते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं। फिर 22 में अभिप्सा, अभि प्लस ईप्सा से एक शब्द बना है अभिप्सा, जो अलग अलग टाइप से ऑप्शनों में लिखा हुआ है। हमारे को ये बताना है कि अभि प्लस ईप्सा से बनने के बाद में जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। अभि प्लस ईप्सा, इससे ये शब्द बना है, इसमें दीर्घ संधि है वो प्रयुक्त हुई है। तो 2 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। 23 में कौन से शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास नहीं है? संप्रदान तत्पुरुष समास जिसमें नहीं है वो बताना है। डाकगाड़ी, रेलगाड़ी, रन्निवास, नाट्यशाला। तो इसमें जो डाक के लिए गाड़ी इसमें तो है, रन्निवास रानियों के लिए निवास इसमें भी है, और नाट्यशाला नाट्य के लिए शाला इसमें भी है। लेकिन जो रेलगाड़ी है इसका जो सामासिक विग्रह होगा वो होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी ये इसका सामासिक विग्रह होगा, और इसमें जो लुप्त पद तत्पुरुष समास है उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद में 24 में निम्नलिखित में से अघोष वर्ण युग्म कौन सा है? अघोष वर्ण युग्म हमारे को देखना है कि घोष और अघोष 2 टाइप के वर्ण होते हैं। तो उनमें से अघोष वर्ण है वो कौन से है वो बताना है। चैट है, डे, ढे, गे, अड़े, बे, भे। तो इसमें जो अघोष वर्ण है वो 1 नंबर विकल्प में है। च और ठ हैं ये अघोष वर्ण माने जाते हैं, इसीलिए 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 25 में शब्द युगम गण और गणे का अर्थ होता है शिव के शिष्य और समूह है। समूह है छंद का अवयव, शिव के भक्त गणना नहीं करने योग्य, समूह है गणना करने योग्य। तो गण और गणे होता है, गण का अर्थ होता है समूह है, और गणे होता है गणना करने योग्य। 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्न में अन्वेष का सही संधि विच्छेद है। अनु प्लस ए, अनु प्लस आई, इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। तो हमारे को ये बताना है कि जो अन्वय है उसका सही संधि विच्छेद होगा 1 नंबर विकल्प। अनु प्लस ए से अन्वय शब्द बना है और इसमें यण संधि का प्रयोग है वो हुआ है। 27 में तालू में जीभ न लगना का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना, स्वाद न मिलना। तो तालू में जीभ न लगना का अर्थ होता है अत्यधिक बोलना, तो इसमें होता है कि चुप न रहना। ये 3 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, इससे पहले के जो 9 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनमें भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के कलेक्शन हैं वो करके डाले हुए हैं। आप भी उन प्रश्नों
का अध्ययन है वो अवश्य करें, ताकि आपके व्याकरण का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसीलिए आप चैनल पर जाकर जितने भी जो इनके पहले के जो वीडियो डाले हुए हैं उनका भी आप अवलोकन है वो अवश्य करें। फिर आगे के सवाल में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि हमारे को शुद्ध वर्तनी है। कुमुदनी एक शब्द लिखा हुआ, उसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, हमारे को ये बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध है वो है 3 नंबर विकल्प कुमुदिनी, ये इसमें सही लिखा हुआ है। फिर 29 में ईक शब्द का तत्सम रूप है, तो ईक है उसका तत्सम रूप क्या होगा। ईक शब्द है वो तद्भव है, तो उसका तत्सम रूप बताना है। तो इक्सु से ईक बना है, ईक जो गन्ना होता है उसके लिए ये जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है। तो इक्सु से ईक बना है, इक्सु तत्सम है और ईक है वो तद्भव शब्द है। फिर 30 में है प्रत्युन्मति, इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, क्या शब्दांश है वो होगा। उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो और जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों। तो प्रत्युन्मति होता है वो उसको कहते हैं, उस वाक्यांश को कहते हैं जो तत्काल उत्तर दे सके, ऐसी बुद्धि होती है उसको प्रत्युन्मति कहते हैं। फिर 31 में प्रदीप और प्रतीप, इन 2 शब्द दे रखे हैं, इनके क्या अर्थ हो सकते हैं जो विकल्पों में दिए हुए हैं उनमें से एक को छांटना है। उज्जवल गंदा, दीपक टेढ़ा, जलता हुआ बंद और दीपक उल्टा। तो प्रदीप और प्रतीप है, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक और ये जो प्रतीप है इसका अर्थ होता है उल्टा। तो 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 32 में है कि सही विलोम शब्द चुनिए। शोषक एक शब्द दे रखा है और उसका विलोम हमारे को बताना है। शोषित, पोषक, पोषक और पोषित। तो इसमें साथियों ये जो प्रश्न है इसमें जो शोषक है उसका विलोम है वो शोषित भी होता है और पोषक भी होता है। तो इसमें 2 विकल्प हैं वो इसके राइट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न है ये डिलीट माना जाएगा और आपको ये अपना प्रश्न है ये सही मानना है। तो शोषक का अर्थ शोषित भी होता है और पोषक भी, उल्टा है वो शोषित भी होता है और पोषक भी होता है। फिर 33 में पिसुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना, बेईमान। तो पिसुन का के जो पर्यायवाची शब्द है वो बनेगा चुगलखोर। 2 नंबर जो विकल्प है वो इसका पिसुन का पर्यायवाची है। 34 में निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो संयुक्त वाक्य उसका चयन करना है। तो संयुक्त वाक्य इसमें है 2 नंबर विकल्प में, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। और 1 नंबर का जो विकल्प है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, ये साधारण वाक्य है। और परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये भी साधारण वाक्य का उदाहरण है। 35 में है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। एक शब्द दिया है अनुज और उसको अगर स्त्रीवाचक बनाना हो तो उसके लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ये हमारे से पूछा है। इक, ई, आ और ई। तो अनुज होता है वो छोटे भाई के लिए प्रयुक्त होता है। अगर इसी को अगर हम स्त्रीलिंग में बदलें तो अनुज से अनुजा हो जाता है, जा। और अनुज प्लस आ है मिलकर अनुजा शब्द बनेगा। ये पुत्री के लिए भी प्रयुक्त होता है और छोटी जो बहन होती है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। तो आ है वो इसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 में देवासुर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय है। तो देवासुर है उसमें जो समास पूछा है उसको हमारे को बताना है। तो अगर इसका पहले तो सामासिक विग्रह करेंगे तो देव प्लस असुर हो जाएगा। देव देवताओं के लिए है और असुर है वो राक्षसों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देव और असुर हैं वो हो जाएगा इसका सामासिक विग्रह। तो इसमें द्वंद्व समास है उसका प्रयोग हुआ है। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस सेक। इसको अभिषेक को अलग अलग तरीके से लिखा है ये आपको देखना है। और इसमें अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा 2 नंबर विकल्प में, अभि प्लस सेक। तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 38 में निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। से, ये, गे और जय। तो इसमें जो नासिक व्यंजन है वो तो है 2 नंबर विकल्प।
और जो स है 1 नंबर विकल्प है ये मूर्धन्य वर्ण है, और इसमें जो ग है ये कंठ्य वर्ण है, और जो ज है ये तालव्य वर्ण है। उसके बाद में 39 में दिया है इंक्रीमेंट का हिंदी अर्थ होगा, एक अंग्रेजी शब्द दे रखा है और उसका अर्थ हमारे को पूछा है। तो इंक्रीमेंट को जो अर्थ है वो इसमें अलग अलग दे रखे हैं, जैसे महंगाई भत्ता है, वेतन वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, सामाजिक सुविधा है। तो इंक्रीमेंट है वो वेतन वृद्धि से संबंधित है, महंगाई भत्ता है उसको इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस कहते हैं, और आर्थिक वृद्धि है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, और जो सामाजिक सुविधा है उसको सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। तो ये इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा। 40 में है कि शायद शाम को रानू आएगी, वाक्य है विधानवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो शायद शाम को रानू आएगी इस वाक्य में ये वाक्य है ये संदेहवाचक वाक्य है, इसमें संदेह व्यक्त किया गया है कि शायद शाम को रानू आएगी। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 41 में है कि डाकगाड़ी का समास विग्रह है, जो शब्द दिया है डाकगाड़ी और इसका सामासिक विग्रह पूछा है। तो डाक की गाड़ी, डाक और गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी और डाक वाली गाड़ी। तो जो सही सामासिक विग्रह है वो होगा डाक के लिए गाड़ी। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा, और इसमें जो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कृतवाच्य का उदाहरण है कपड़ा सिया जाता है, यहाँ बैठा नहीं जाता, अखबार पढ़े जाते हैं, और स्त्री कपड़े सीती है। कर्तवाच्य का उदाहरण बताना है इसमें, तो कर्तवाच्य है उसका उदाहरण है स्त्री कपड़े सीती है। 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर है, और कपड़ा सिया जाता है, अखबार पढ़े जाते हैं, ये हैं कर्मवाच्य के उदाहरण, और यहाँ बैठा नहीं जाता ये है भाववाच्य का उदाहरण। 43 में है गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है राज्यादेश, राजपत्र, राज्यन्याय और राज्याज्ञा। तो इसमें जो गजट है उसके लिए जो सही पारिभाषिक शब्द है वो है राजपत्र। 2 नंबर जो विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 44 में है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, अत्यधिक, अनधिकार, अधीन, चाहिए, आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, एनक। तो इसमें सभी शुद्ध शब्द हैं वो हैं 1 नंबर विकल्प में, अत्यधिक और अनधिकार ये सही लिखे हुए हैं। बाकी जैसे अधीन है वो सिर्फ अधीन नहीं होगा, इसमें ए प्लस धीन होगा, अधीन, तब ये सही है। इसी तरह है चाहिए, तो चाहिए नहीं, चाहिए होता है एक च के आगे एक खड़ी रेखा और खींची जाएगी और तब ये चाहिए है, ये होगा। फिर आशीर्वाद है वो आ सी और वो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जैसे दिवाली है, दिवाली में दी बड़ी आएगी, पूज्य में पू बड़ा आएगा, और एनक है उसमें सिर्फ एक मात्रा ऊपर आएगी। तो यहाँ पर भी देखना साथियों कई शब्द हैं वो दिए हुए हैं जिनको शुद्ध करके बताया गया है, तो इनको आपको गौर से देखना है। फिर आगे काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना और दूसरों से शत्रुता करना। तो काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, इस लोकोक्ति का जो सटीक अर्थ है वो है कि दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर। 46 में निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है अन्वेषक, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। तो अयादी संधि है उसका उदाहरण है वो हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सा है, तो वो है गायन। गायन है वो गे प्लस अन से मिलकर गायन बना है, तो इसमें अयादी संधि है उसका प्रयोग हुआ है। बाकी जैसे अन्वेषक है, अन्वेषक में अनु प्लस एसक से बना है, अनु प्लस एसक से बना है और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। विश्वामित्र है, इसमें विश्व प्लस अमित्र, अमित्र से ये शब्द विश्वामित्र बना और इसमें दीर्घ संधि है उसका प्रयोग हुआ है। यद्यपि में यदि प्लस अपि से बना है और इसमें भी यण संधि का प्रयोग है वो हुआ है। फिर आगे के 47 नंबर के सवाल में
आमिष का विलोम होगा। आमिष एक शब्द दिया है, जो मांस खाता हो उसको आमिष, और जो मांस न खाता हो उसको क्या कहते हैं? सामिष, निरामिष, अनामिष और प्रामिष, तो निरामिष। ये 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। फिर 48 में किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी और बदस्तूर। तो इसमें जो बद उपसर्ग नहीं है वो 4 नंबर में नहीं है, बै प्लस दस्तूर होगा। अगर इस शब्द को अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो बै प्लस दस्तूर से ये शब्द बनेगा। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बाकी सभी 1, 2, 3 विकल्पों में बद उपसर्ग मिला हुआ है और उससे ये शब्द बने हुए हैं। फिर आगे 49 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? जो कृष्ण है भगवान, उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राजीव, माधव, केशव और मोहन। तो माधव, केशव और मोहन है, ये तो भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो राजीव शब्द है वो कमल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो 1 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अंतिम 50 नंबर के सवाल में किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? 2 शब्द दे रखे हैं, कलश और कुलिस। तो कलश होता है, पहले शब्दों उनको जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, घड़ा, कुटिल, घड़ा, वज्र, वज्र कठोर और लोटा और अत्याचारी। तो जो कलश है वो तो कहते हैं घड़े को, और जो कुलिस है वो कहते हैं वज्र को। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। साथियों इसमें 50% से भी कहीं ज़्यादा प्रश्न हैं वो बन रहे हैं अलग अलग ऑप्शनों में। तो आपको एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा देखना है, ताकि आपके बहुत से प्रश्न हैं वो व्याकरण से संबंधित तैयार हों। और आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आपको बताना है कि आपने 50 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले जितने भी जो वीडियो होंगे उनके बेहतरीन प्रश्नों के कलेक्शन लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अलग अलग विषयों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।